जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की डेली करंट अफेयर सीरीज में हम बात करेंगे 14 अक्टूबर के कुछ फैक्ट्स की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है इंटेल एंड तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में। तो अभी क्या कर रहा है, इंटेल कंपनी जो है वो तेलंगाना के हैदराबाद में एक अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर को लॉन्च करेगा। ठीक है, अभी हुआ क्या था, एक समिट हुई थी जिसका नाम था ऑल डॉट ए आई 2020 वर्चुअल समिट। इस समिट में ही जो इंटेल इंडिया है उसने अनाउंस किया था कि वो एक लॉन्च करेगा, क्या, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर। कहाँ पे लॉन्च करेगा? हैदराबाद में वो लॉन्च करेगा। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उसको डेवलप करना, उसका यूज करना, यही इस पर रिसर्च करने के लिए सेंटर काम करने वाला है। अब देखिए, इस सेंटर को बनाने में कितने लोग शामिल हैं? 3 लोग इसमें शामिल होंगे। एक तो तेलंगाना गवर्नमेंट शामिल होगी, दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद इसमें शामिल होगा, और तीसरा पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ये शामिल होगा। ये 3 लोग मिलकर इंटेल के साथ ऐसा एक सेंटर बनाने वाले हैं जो आपको ध्यान में करना है। अब ये क्या करेगा? तो देखिए, इसका जो मेन फोकस है ऑन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग द चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर एंड द स्मार्ट मोबिलिटी सेगमेंट। यानी ये क्या करेगा, जो भी हेल्थ केयर सेगमेंट है, जो भी मोबिलिटी सेगमेंट है, वहां पर जो चैलेंजेस हैं उनको पहचानना, उनको हल करना, उसके लिए पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना, इस काम को यहाँ पे करने वाला है, ताकि हेल्थ केयर में एआई के अधिकतम यूज से वहां पे हम लोग बहुत चीजों को जो है यूटिलाइज कर सकें। ये यहाँ पर एक काम करेगा। दूसरा, इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? एआई के क्षेत्र में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो इनोवेशन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बूस्ट करने का भी काम करेगा। साथ साथ जो नेशनल एसेट्स हैं उनको क्रिएट करने का काम करेगा। इसके अलावा जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने का काम भी ये साथ में करेगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगर हम ऑल डॉट ए आई 2020 वर्चुअल समिट की बात करें तो देखिए, ये 12 से 16 अक्टूबर 2020 तक होनी है। ठीक है, और कौन कराएगा? तो इंटेल इंडिया के साथ मिलकर जो बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत सारे एकेडमिक्स के लोग हैं और गवर्नमेंट के साथ लोग मिले हुए हैं, ये सभी लोग मिलकर इस समिट को करा रहे हैं। मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि इस रिसर्च सेंटर के लिए नए नए आइडियाज, नए इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट किया जाए। देखिए, इसी समिट में ऑल डॉट ए आई 2020 वर्चुअल समिट में ही क्या किया गया, एक सिंपोजियम भी हमने किया है, वो है एआई फॉर यूथ वर्चुअल सिंपोजियम। क्या करेगा ये लगभग लगभग 10,000 यूथ जो है, 10,000 जो युवा हैं उनको सिखाएगा एआई रेडनेस स्किल्स, या फिर विटनेस एआई सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना सिखाएगा। और इस तरीके से उनकी अवेयरनेस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ाने का काम करेगा। ये आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जरूर याद करेंगे। देखिए, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया था, हमें पता है। और याद कीजिए 2 बातें, कब बनाया था? तो ऑन 2 जून ऑफ 2014, यानी 2014 की 2 जून को ये तेलंगाना अलग राज्य बन गया था और भारत का 29वां राज्य बना था। ये आपको ध्यान में करना है। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से ये अलग हो गया था। अगर कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद इसकी कैपिटल है, जो पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी, परंतु अब वो हिस्सा जो है वो तेलंगाना में आ गया है, इसलिए हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन गई है अमरावती। ये भी आपको यहां से ध्यान में रख लेना है। यहीं से आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं टोटल, मैंने आपको बताया। इन 3 में से एक तो मैंने आपको बता दी, अमरावती, जो कि इसकी लेजिस्लेटिव राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। बाकी दोनों कैपिटल कौन सी हैं, जल्दी से मुझे पता करके आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप देंगे। देखिए, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के गवर्नर का नाम याद कर लीजिए, जो कि है तमिलिसाई सौंदरराजन, यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं के चंद्रशेखर राव। ये 4 बातें आपको तेलंगाना के बारे में याद कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी फॉर आयुष सिस्टम। ठीक है, इसको याद कीजिए। देखिए, यहाँ पे 3 बातें आप याद कीजिए। पहले, सबसे पहले हमारी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, आयुष के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। यानी भारत में जो ये पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं, इन सबको प्रमोट करने के लिए, इनको ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए, इनसे बिजनेस डेवलप करने के लिए हमने ये मिनिस्ट्री बनाई थी जो इनको प्रमोट करता है। इस मिनिस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं श्रीपद येसो नाइक।
ठीक है। अब क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया, हमारा एक चेन्नई में इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। यहां पर इन्होंने नया रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी सिस्टम बनाने का फैसला किया है। अब ये क्या चीज है? देखिए, हमारा जो आयुष मिनिस्ट्री है उसमें 4 चीजें कौन कौन से? आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी। ठीक है। इन चारों के लिए जो रॉ ड्रग है, जो औषधियां हैं, उनको रिपोजिट करना, उनको संरक्षित करना, उनको स्टोर करने के लिए हमने ये क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी सिस्टम को यहाँ पे बनाया है। ये आपको ध्यान में करना है। ठीक है। अब सुनिए, ये जो आरआरडीआर हैं या फिर जिनको हम कह रहे हैं क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी सिस्टम, तो ये क्या है? ये आयुष मिशन के अंतर्गत आते हैं। इनको क्या बोला जाता है? आयुष मिशन बोला जाता है। यानी जो आयुष के मिशन है उनमें से ही एक ये मिशन है जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा है। क्या करेगा अब ये देखिए, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी औषधीय पौधे हैं यानी जो जितने भी मेडिकल प्लांट्स हैं उनके कल्टीवेशन से संबंधित जो बातें हैं उनको ये देखेगा और उनके लिए आगे काम करेगा कि किस तरीके से हम लोग जो नेशनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी है या जो रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी है उनके थ्रू किस तरीके से इन कच्ची दवाओं के भंडार की व्यवस्था कर सकते हैं, इनको रिजर्व करने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये काम देखेगा। ये आपको यहाँ से ध्यान कर लेना है। दूसरा, देखिए आयुष मिशन जो है ना, ये जितने भी औषधीय पौधे हैं, जितने भी मेडिकल प्लांट्स हैं, तो उनके कल्टीवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उनसे संबंधित जो रिसर्च है, उनसे संबंधित जो और भी बातें हैं, उन सब के लिए बना गया है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो हमारा जो आरआरडीआर है ये क्या करेगा, तो ये साउदर्न यानी जो हमारा दक्षिणी पठार है, जो हमारा साउदर्न प्लेट्यू है, वहां पर जो हमारी कच्ची दवाओं के संग्रह हैं या फिर उनके जो प्रलेखन हैं या उनके जो ऑथेंटिकेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो सब के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो मुख्य बात है बस वही है कि कहां पे होगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई में होगा। किसने किया है? तो आयुष मिनिस्ट्री ने किया है। और नाम ध्यान करना है आपको, आरआरडीआर। इतना ध्यान करेंगे तो अपने एग्जाम के पर्पस के लिए हमारे काम पूरा हो जाएगा। दूसरा, अगर आयुष की बात की गई है तो इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए 9 नवंबर 2014 को इसको बनाया गया था और इसकी फुल फॉर्म जरूर याद करिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। यही इसकी फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान करनी है। जो इन सभी विधाओं की जो एजुकेशन है, रिसर्च है या प्रोपेगेशन है या इंडिजीनियस अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स हैं, उन सब के लिए काम करता है, जो आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा कवच। तो सुरक्षा कवच क्या है? देखिए, ये एक ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज थी जो भी आर्मी और पुलिस के बीच में हुई थी। अब किस पुलिस के बीच में हुई थी, कहां हुई थी, ये हमारे एग्जाम के लिए हमें याद करना है। तो देखिए, इंडियन आर्मी की साउदर्न कमांड की एक डिवीजन है जिसका नाम है द अग्निबाज डिवीजन। ठीक है। इस अग्निबाज डिवीजन ने अभी महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर पुणे के पास एक जगह है लुलान नगर, यहां पर 9 अक्टूबर को ये ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज की थी। देखिए 4 क्वेश्चन। नाम क्या है? सुरक्षा कवच। किसने की थी? तो इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने। इंडियन आर्मी में भी किसने की थी? अग्निबाज डिवीजन ने। कहां की थी? पुणे में की थी। कब की थी? 9 अक्टूबर 2020 को की थी। और नाम क्या है उसका? सुरक्षा कवच। ये आपको ध्यान में इतना रखना है। अब क्या इसका एम था? तो भारत में जितने भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो टीम्स हैं, जो त्वरित प्रक्रिया यानी जो क्विक रिएक्शन टीम है, उनके बीच में सामंजस्य बिठाना, जो सेना और पुलिस है उसको कार्रवाई के लिए तैयार करना, यही इसका मेन उद्देश्य था जो ये हमने एक्सरसाइज की है। इस अभ्यास में हालांकि जो डॉग स्क्वाड था वो भी शामिल थे, क्विक एक्शन टीम शामिल थी, यहाँ पर जो हमारा बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स हैं आर्मी की वो भी शामिल थी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड हमारे शामिल थे, इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम ऑफ महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें शामिल थी। तो इन सब टीमों के बीच में सामंजस्य करने के लिए या आतंकवादी हमलों के समय किस तरीके से मुकाबला करना है और किस तरीके से हॉस्टेज को छुटाना है, इन सब चीजों के लिए इन्होंने यहाँ पे अभ्यास किया था। आपको ध्यान कर लेना है 4 बातें। नाम, किसके बीच में हुआ, कहां हुआ और कब हुआ। देखिए इंडियन आर्मी की बात आ गई है तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के बारे में। एक तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देखिए सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये समय कौन है? तो जनरल विपिन रावत हैं, और जो पहले ही हैं, इससे पहले ये पोस्ट नहीं थी, इसको बनाया गया, हमने बाद में बनाया था, ये आपको ध्यान में कर लेना है। अब देखिए इनके नीचे ये कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हैं, ये इनके मेडल्स हैं जो ये पाते हैं अपने कामों से, ये आपको ध्यान करना है। दूसरा, जो इस समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, यानी जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं इस समय, जनरल मनोज मुकुंद नरवरे, इनका नाम ध्यान कर लेना है। और इनको भी देखिए ये मेडल मिले हुए हैं, ये आपको सब ध्यान में रखने हैं।
महाराष्ट्र पुलिस की बात आई है तो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो याद कर लीजिए, वो है सद्रक्षणाय खल निगृणाय। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा, महाराष्ट्र पुलिस के इस समय जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है सुबोध कुमार, इनका नाम भी आप याद कर लीजिए। देखिए, इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ये भी आपको याद करना है। सर्विस बिफोर सेल्फ इसका जो मोटो है ये आपको यहाँ पे ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ इंडिया मैक्सिको हाई लेवल ग्रुप। ठीक है, अभी क्या हुआ था, 9 अक्टूबर को इंडिया और मैक्सिको के बीच में एक बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी, आपको ध्यान करना है। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत की ओर से जो कोरिया में सचिव हैं भारत के, डॉक्टर अनूप वधावन, वो शामिल हुए थे, तथा मैक्सिको की तरफ से जो उनकी विदेश उप व्यापार मंत्री हैं जिनका नाम है मिसेस लूज मारिया डेला मोरा, ये शामिल हुई थी। ये दो लोग के नाम आपको ध्यान में करने हैं। अब इसके बाद देखिए, भारत और मैक्सिको के कुछ एजेंसीज के बीच में एमओयू साइन हुए थे, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक एमओयू जो साइन हुआ था वो हुआ था भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ईएससी और मैक्सिकन चैम्बर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में। ये पहला एमओयू हुआ था, ये आपको ध्यान करना है। इसके अलावा दूसरा जो एमओयू हुआ था वो हुआ था मैक्सिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ भारत की जो एजेंसी थी वो थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के बीच में। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, इन दोनों एजेंसियों के बीच में एमओयू साइन हुआ है, जो कि आगे हमारे सहयोग को और बढ़ाएगा। अब देखिए, तीसरा जो हिंट है यहाँ पर वो है विषय। किन किन विषयों पर हमने सहयोग की बात की है, तो आप याद कर लीजिए। सबसे पहला जो विषय था वो था ऑडियो विजुअल को क्रिएशन, इस पर हम लोग काम करेंगे। साथ में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पर काम करेंगे, मार्केट एक्सेस टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑपरेशन सेटिंग ऑन सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी, इस पर हम लोग काम करेंगे। टेक्निकल ट्रेड इन ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, मीजर्स फॉर ब्लॉकिंग पर काम करेंगे। इसके अलावा जो कोऑपरेशन इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उस पर भी साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ये कुछ विषय आपको ध्यान में रखने हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस देश के साथ हमने किस तरह का समझौता किया है। देखिए, फिक्की का नाम यहाँ पे आया है तो फिक्की के बारे में समझ लीजिए। फिक्की क्या है, ये एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री है, जो कि एक एसोसिएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में। भारत में लगभग लगभग देखें तो इनडायरेक्टली लगभग 2.5 लाख कंपनी ऐसी हैं जो फिक्की से जुड़ी हुई हैं। इसका एक ही मकसद है कि जो हमारा सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस है उसको बिल्ड किया जाए, वहां पर जो बिजनेस प्रमोशन है और नेटवर्किंग है उसको बढ़ाया जाए। तो इस तरह की पॉलिसीज का निर्माण ये फिक्की करता है। 1927 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में है। अब देखिए, यहां पर जो इसके की पर्संस हैं इनके बारे में एक बार ध्यान कर लीजिए, जो काफी हमें कंफ्यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहला संगीता रेड्डी, जो इस समय फिक्की की प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। इनसे पहले जो थे प्रेसिडेंट, उनका नाम था, देखिए, ये संदीप सोमानी। इसके बाद जो बनी है वो क्या है, संगीता रेड्डी बनी है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान करना है। दूसरा, यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम याद करिए, दिलीप चनॉय। और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं उदय शंकर जी, संजीव मेहता जी इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आपको 3 नाम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक तो इनकी अध्यक्ष का नाम, दूसरा इनके इमीडिएट पास प्रेसिडेंट, और तीसरा इस समय के जो सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चनॉय। इन तीनों के नाम आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको के बारे में 2 क्वेश्चन। मैक्सिको की करेंसी याद कर लीजिए, मैक्सिकन पेसो, और कैपिटल है इसकी मैक्सिको सिटी। ये आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है नितिन कामत और निखिल कामत का। याद कीजिए 2 बातें। पहली बात की अभी एक रिलीज हुई थी इंडेक्स, जिसको रिलीज किया था आईआईएफएल वेल्थ एंड हारून इंडिया ने। क्या नाम था उसका, आईआईएफएल वेल्थ हारून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2020। यानी भारत में 40 वर्ष से नीचे ऐसे लोग जिन्होंने अपना स्टार्टअप करके और रिच हो गए थे, अमीर हो गए थे, तो ऐसे लोगों की सूची यहां पर जारी की थी, जिसमें भारत के जो उद्यमी थे उनका नाम था निखिल कामत और नितिन कामत, जो 2020 में सबसे टॉप पर रहे हैं। इसी रिपोर्ट की हम बात करें तो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी जो कमाई है वो 59% तक बढ़ गई है। यानी उनका जो संचयी धन है वो 59% तक बढ़ गया है।
अगर हम नितिन कामत और निखिल कामत की बात करें तो देखिए इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ेरोधा। ये क्या है? इंडिया का इस समय लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ज़ेरोधा। इसके माध्यम से जो इनकी वेल्थ है, जो धन है, वो लगभग 24,000 करोड़ का हो गया है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे थे उनका नाम था दिव्यांग तुरखिया, जो कि 38 साल के हैं। इनका भी जो नेटवर्थ था वो लगभग लगभग 14,000 करोड़ रुपए का है। ये आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। एक महिला है इस समय देविता सरफ, जिनकी 39 साल की उम्र है और इनकी कंपनी का नाम है वीयू टेक्नोलॉजीज, जो 16वें पायदान पे देखिए यहाँ पर वो इस लिस्ट में आई हैं। ये आपको ध्यान में करना है। इसी पूरी सूची में अगर देखें तो बैंगलोर एक जगह ऐसी आई है जो कि सभी एंटरप्रेन्योर की सबसे पसंदीदा जगह बनी है। ये लिस्ट देखिए मैं आपको लेके आया हूँ, ये harunindia.net की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक ने अभी क्या किया है? एसीई क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है गूगल पे के साथ पार्टनरशिप करके। ठीक है, क्या इसका मकसद है? देखिए, इसका मकसद केवल यही है कि जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, तो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, ऐसा एक उनको सर्विस दी जाए, जिससे उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, उनको बिना शेयर किए वो ट्रांजैक्शंस को कर पाएँ, वो लेन-देन को कर पाएँ। ठीक है, इसी मकसद के साथ एक्सिस बैंक ने एसीई कार्ड को लॉन्च किया है गूगल पे के साथ मिलकर। इसमें क्या कहेंगे कि गूगल पे के माध्यम से एक टोकन मिलेगा, जो भी यूजर्स होंगे उनको एक टोकन मिलेगा और अपने कार्ड की डिटेल दिए बिना वो उस टोकन का प्रयोग करके ही केवल जो है अपने लेन-देन कर सकेंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। एक्सिस बैंक और गूगल पे के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है। देखिए, साथ में अगर हम बात करें तो इसकी शुल्क भी रखा गया है, ज्वाइनिंग फीस की 499 रखी गई है और जो नवीनीकरण शुल्क है वो भी 499 रखा गया है। हालांकि दो कंडीशन यहाँ पे रखी गई हैं कि जैसे ही आप अपना 10,000 रुपया खर्च कर लेंगे 45 दिन के अंदर, तो आपका जो एक अमाउंट है ज्वाइनिंग का वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप 2 लाख रुपए तक का स्पेंड इस कार्ड के थ्रू कर देते हैं तो आपका जो नवीनीकरण शुल्क है वो भी आपको माफ कर दिया जाएगा, वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के सीईओ हम बात कर लेते हैं, अमिताभ चौधरी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है। ये आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भारत पे, जो एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है भारत पे। तो इसने अभी एक अपनी मुहिम, एक अभियान शुरू किया है, कैंपेन शुरू किया है, जिसका नाम रखा है टीम भारत पे। इस टीम भारत पे में टोटल 11 क्रिकेटर्स को जोड़ा है, जो इस टीम भारत पे के अनुसार इस कैंपेन को प्रचार करेंगे, इस कैंपेन का प्रचार वो करेंगे। ये आपको ध्यान में करना है। इस पूरी टीवी सीरीज में जो लोग ये बोलेंगे, एक मैसेज आपको ध्यान करना है, हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े। देखिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या उसका मैसेज थीम है, तो आपको ध्यान में कर लेना है। टोटल क्रिकेटर हैं 11, जिनको एक कैंपेन जिसका नाम है टीम भारत पे, उसमें शामिल किया गया है। क्या मैसेज करेंगे ये लोग प्रचारित? हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े। इस मैसेज को ये प्रमोट करेंगे, इसको प्रचार प्रचार करेंगे। तो ये नाम भी आपको ध्यान कर लेने हैं। जो 11 लोग हैं इसमें रोहित शर्मा हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, केएल राहुल हैं, मोहम्मद शमी हैं, रविंद्र जडेजा हैं, सुरेश रैना हैं, श्रेयस अय्यर हैं, पृथ्वी शॉ हैं, संजू सैमसन हैं, युजवेंद्र चहल हैं और शुभमन गिल हैं। ये इतने खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं इस पहल में, ये आपको यहाँ से ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अभी पीएम मोदी ने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने अभी एक ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है बाला साहब विखे पाटिल का। देखिए, बाला साहब विखे पाटिल का अभी निधन हुआ था और उनकी जो आत्मकथा है उसको अभी लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में कर लेना है। देखिए, इसका नाम याद कीजिए, नाम है देह वेचवा करानी। ठीक है, ये विखे पाटिल जी की आत्मकथा है, जिसको पीएम मोदी ने भी लॉन्च किया है। साथ साथ जो एक इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी बदल दिया है, मैं आपको बताऊंगा। विखे पाटिल जी की अगर बात करें तो देखिए, लोकसभा सदस्य रहे थे 14वीं लोकसभा के, और अभी 30 दिसंबर 2016 को इनका निधन हो गया था, आपको याद कर लेना है। नाम इंपॉर्टेंट है आत्मकथा का, देह बेचवा करानी। अब देखिए, एक इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी। तो इसका नाम भी चेंज करके जो पीएम मोदी ने उन्होंने कर दिया है बाला साहब विखे पाटिल प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी, इसको इन्होंने ये नाम दे दिया है, ये आपको ध्यान करना है। ये सोसाइटी की अगर बात करें, जो बालिकाएं हैं उनको विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करती है। ये अहमदनगर में है, ये आपको ध्यान में यहाँ से कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मकथा का नाम वो आपको ध्यान में रख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नया एक अवार्ड अभी शुरू किया है प्रिंस विलियम ने, जिसका नाम रखा है अर्थशॉट प्राइज। इसका मकसद है टू बूस्ट द क्लाइमेट इनोवेशन। देखिए, क्लाइमेट की प्रॉब्लम इस समय पूरे विश्व में इतनी ज्यादा हो रही है कि सभी लोग इससे आहत हैं और सभी लोग इससे बचना चाह रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो ब्रिटेन के प्रिंस हैं जिनका नाम है विलियम, और एक हमारे जो पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है डेविड एटनबर्ग, इन दोनों ने मिलकर एक पुरस्कार शुरू किया है जिसका नाम है अर्थशॉट प्राइज। ये पुरस्कार का जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि ऐसे लोगों को, ऐसे कामों को हम लोग प्रेज करें, उनको इनकरेज करें जो कि पर्यावरण को बचाने वाले हैं। यानी अगले 10-20 वर्षों में हमारा जो पर्यावरण खराब हो रहा है उसको बचाने संबंधी नए नए प्रपोजल, नए नए इनोवेशंस हमारे सामने निकल के आए, उनको हम लोग रिवॉर्ड दें ताकि और भी अच्छे इनोवेटिव आइडिया सॉल्यूशंस हमारे पास आए। तो ऐसे उद्देश्य के लिए ये प्राइज शुरू किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो ये फर्स्ट 5 प्राइज होंगे, देखिए हर साल क्या होगा, 5 प्राइज दिए जाएंगे, और हर साल जो 5 प्राइज देने हैं उसमें जो पहले प्राइज हैं, पहले 5 जो प्राइज हैं वो किस काम के लिए दिए जाएंगे आपको ध्यान में करना है। तो किस लिए दिए जाएंगे? ऐसे प्रोजेक्ट जिनका फोकस होगा ऑन प्रोटेक्टिंग एंड रीस्टोरिंग द नेचर। दूसरा, क्लीन एयर। तीसरा, रिव्यूइंग ओशन। चौथा, फिक्सिंग द क्लाइमेट एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। ठीक है, ये 5 कैटेगरी आप याद कर लीजिए। इन 5 कैटेगरी में ही पहला ये 5 प्राइज दिए जाएंगे। इसके बाद फिर आगे हम लोग और भी बात करेंगे, ये आपको ऐसे ध्यान में रख लेना है। अगर हम बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है कि इस प्राइस के साथ साथ एक लक्ष्य भी रखाया गया है कि इस प्राइस की वजह से, इस प्राइस से जो इनकरेज होंगे लोग, उसकी वजह से हमारा लक्ष्य ये है कि 2030 तक हमें जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए करीब करीब 50 सॉल्यूशंस को इकट्ठा करना है, 50 सॉल्यूशंस को हमें पा लेना है। इस पुरस्कार की मदद से पुरस्कार दिया जाएगा, लोग इनकरेज होंगे, नए नए आइडियाज लेके आएंगे, तो हमें इतने आइडियाज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है 2030 तक। देखिए, अगर इस प्राइस की बात करें तो इसमें काफ़ी लोग मिले हुए हैं, काफ़ी इंडिविजुअल्स मिले हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप मिले हुए हैं, जो भी जैसे ब्लूमबर्ग हो गया या जैकमा फाउंडेशन हो गया या और भी एलन परवार फाउंडेशन है। ऐसे जो कॉरपोरेट लोग हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी इसमें अपना सहयोग देने वाले हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। नया पुरस्कार अर्थचौड़, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आज है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, 14 अक्टूबर। पूरे विश्व में जो मानक हैं उनको सुधारने के लिए ये दिवस मनाते हैं, उनके लिए जागरूकता करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि पूरे विश्व में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कायम रखा जाए और हमारे प्लैनेट को बचा लिया जाए। देखिए, 2020 की इसकी थीम याद कीजिए, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये इसकी थीम है जो आपको याद करनी है। 14 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अब देखिए, 3 एजेंसीज जो हैं वो इसको मनाती हैं, आईईसी, आईएसओ और आईटीयू। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। ये 3 एजेंसी मिलकर इस डे को मनाती हैं, ये आपको ध्यान में कर लेना है। 2020 में एक पोस्टर कंपटीशन रखा गया था जिसकी जो विजेता हैं वो ज्योति बिष्ट हैं। इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे पर जो हुई पोस्टर कंपटीशन था उसमें कौन जीता था, तो ज्योति बिष्ट थी जो जीती थी। जो 3 एजेंसी हैं इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इनकी फुल फॉर्म देखिए, आईएसओ की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। आईटीयू की बात करें तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और आईईसी की बात करें तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। तीनों का ही जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, ये आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। हम लोग अभी सोलर सिस्टम के कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। कल हमने सन के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, आज हम बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो है ये कहता है कि मरकरी पर दिन के समय जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो रात में टेम्परेचर है इसका वो गिरकर पहुंच जाता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका जो मेन रीजन है वो है मरकरी पर एटमॉस्फेयर का ना होना या बहुत रेयर होना, जिसकी वजह से यहाँ पे रेडिएशन रुक नहीं पाता। इस वजह से जब ये सन के सामने हिस्सा होता है तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और सन का पीछे जो हिस्सा होता है वहां पर टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो मरकरी का कोई भी मून नहीं है, मरकरी का कोई भी रिंग नहीं है, ये आपको ध्यान करना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा, मरकरी जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है, ये भी आपको ध्यान में कर लेना है। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कहता है कि मरकरी पर देखिए ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी का मात्र 38% है, और इसीलिए यहाँ पर जो हमारा वेट है वो यहाँ पर केवल 38% रह जाता है, ये आपको ध्यान में कर लेना है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए, 2 तरह के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन मोशन और एक होता है रिवॉल्यूशन मोशन। ठीक है, रोटेशन मोशन जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग परिभ्रमण गति,
और जो रिवोल्यूशन मोशन है इसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, परिक्रमण का मतलब होता है सन के चारों ओर और परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, अब देखिए बुध के बारे में एक थोड़ा सा चेंज पॉइंट है कि बुध का जो रिवोल्यूशन मोशन है, यानी बुध का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो मोशन है वो बहुत स्पीड से होता है, बहुत तेजी से होता है। इसीलिए बुध जो है वो एक साल वहां पर जो होता है वो 88 दिनों में हो जाता है, यानी पृथ्वी के 88 दिनों में ही वहां पर एक साल पूरा हो जाता है, यानी एक परिक्रमा सूर्य की पूरी कर लेता है बुध 88 दिनों में। दूसरा, बुध का जो अपने एक्सिस पर घूमना है, यानी जो उसका रोटेशन मोशन है, ये बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे होता है। इसीलिए देखिए बुध जो है वो अपना जो एक एक्सिस पर रोटेशन है, एक चक्कर जो है वो अर्थ के 59 डेज के बराबर समय में लगा पाता है। अब तीसरी बात देखिए, तीसरी बात ये है कि जब एक चक्कर अपने रोटेशन पर जो एक चक्कर है वो बुध 59 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ पे एक दिन 59 दिनों का होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब भी एग्जाम में आपके आता है कि बुध पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है, तो हम आंसर करते हैं 176 डेज। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए दिन कब होता है, जब एक हिस्सा सूर्य के सामने है और लौटकर जब वो सूर्य के सामने वापस पहुंचता है तब एक दिन माना जाता है। यहां पर होता क्या है कि जब 59 दिनों में एक हिस्सा सूर्य के सामने वापस पहुंचता है, बट उस समय ही जो बुध है वो रिवोल्यूशन मोशन उसका इतना तेज है कि वापस से वो हिस्सा जो है पीछे की ओर पहुंच जाता है और सन के सामने नहीं आ पाता। इस वजह से जो एक हिस्सा है वो लौटकर देखिए 176 डेज में सन के सामने आ पाता है, इसीलिए यहां पर जो दिन है वो 176 डेज का होता है। अब तीन क्वेश्चन आपको याद करने हैं। बुध पर जो एक वर्ष है वो कितने अर्थ डेज में हो जाता है, तो 88, यानी बुध जो रिवोल्यूशन मोशन में सूर्य की परिक्रमा जो है वो कितने दिन में करता है, तो 88 दिनों में। अपने अक्ष पर कितने दिन में करता है, तो 59 दिनों में। लेकिन वहां पे एक दिन कितने दिनों के बराबर पृथ्वी के, तो 176 यानी 176 डेज के बराबर है। ऐसा आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। तो ऐसे कुछ फैक्ट हमने आज देखे। आज की वीडियो से कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आंसर दीजिएगा कमेंट में रोज की तरह। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विद विच कंपनी विल तेलंगाना सरकार एस्टैब्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर इन द हैदराबाद? किस कंपनी के साथ मिलकर तेलंगाना सरकार जो है वो हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करेगी? जल्दी से मुझे इसका नाम सोचकर बता दीजिए, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द all.ai 2020 कॉन्फ्रेंस विल हेल्ड? कब से कब तक की जाएगी ये आपको बताना है, तो जल्दी से मुझे डेट बताइए। हमने पढ़ी थी डेट, कौन सी डेट है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द रॉ ड्रग डिपॉजिटरी सेंटर फॉर आईओ सिस्टम टू बी सेटअप? किस जगह पर सेंटर को स्थापित किया जाएगा? हमने पढ़ा था रॉ ड्रग डिपॉजिटरी सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा, जल्दी से मुझे सोच के बताइए। नेक्स्ट, विच एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी विद द महाराष्ट्र पुलिस? अभी महाराष्ट्र पुलिस के साथ भारतीय सेना ने कौन सा अभ्यास किया है? हमने पढ़ा था अग्निबाज डिवीजन थी, जो साउदर्न कमांड है उसकी डिवीजन थी जिसने किया था अभी एक अभ्यास, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ मिलकर किया था। जल्दी से मुझे बताइए उसका क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? फिक्की के इस समय प्रेसिडेंट कौन है? नाम ध्यान कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑटोबायोग्राफी इज देह वेचवा करनी? किसकी ऑटोबायोग्राफी है जिसको पीएम मोदी ने अभी रिलीज किया था? जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूट बाय द प्रिंस ऑफ ब्रिटेन टू इनकरेज द सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? यानी जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं उनके समाधान को इनकरेज करने के लिए ब्रिटेन के राजकुमार ने निम्न में से कौन सा एक प्राइज अभी शुरू किया था? उसका आंसर मुझे आपको देना है, जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रिकेटर्स आर प्लेस्ड इन द टीम भारत पे? देखिए भारत पे ने एक टीम बनाई है अभी जो प्रमोट करेगी कैंपेन को, उसमें कितने क्रिकेट खिलाड़ियों को रखा गया है? जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट हमने आज देखे, कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।